नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रेड सी की जो क्राइसिस है वो और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। आई एम श्योर आपने सुन रखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो हुथी के द्वारा अटैक्स हैं वो रेड सी में किए जा रहे थे। बहुत सारी शिप्स के ऊपर उनके द्वारा अटैक्स करे गए थे। इनफैक्ट एक शिप को तो उनके द्वारा हाईजैक भी किया गया था। लेकिन रेड सी से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि जानी मानी ब्रिटिश कंपनी, ऑयल जाइंट कहा जाता है जिसे, दैट इज BP, उसके द्वारा रेड सी से गुजरने वाली जो ऑयल और गैस की शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। ये खबर जो है कल ही सामने आई है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज इनके द्वारा इस लाल सागर के थ्रू बहुत सारा सामान था, बहुत सारा ऑयल गैस का शिपमेंट्स थे जिनको कैरी आउट किए जा रहे थे बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इतना ही नहीं बल्कि आज से कुछ ही दिन पहले जितने भी दुनिया के मेजर शिपिंग कंटेनर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा भी ये कह दिया गया था कि हम लोग रेड सी के थ्रू अब कोई भी जो हमारा शिपिंग कंटेनर है उसको नहीं भेजने वाले हैं और हम लोग जो है एक ऑल्टरनेटिव अटैक को फॉलो करने वाले हैं। ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। और ऑब्वियसली जब ये ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट कर रही हैं तो इंडिया के ऊपर भी इनका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स स्टेयर एट फ्रेट कॉस्ट हाइक्स एज शिप्स अवॉइड दी सुएज कनाल। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें रेड सी में क्या देखने को मिल रहा है, हुथीज कौन है, क्यों वो लोग इन शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल ट्रेड पे इन जनरल और स्पेसिफिकली इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं नई दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में, और उसके बाद प्रयागराज में भी आपको अब अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर देखने को मिल चुका है। अगर आप इन सेंटर्स को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी UPSC तैयारी करने का मौका मिलेगा। ऑफलाइन के एजुकेटर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे और साथ ही में जो यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज की फ़ीस है वो मार्केट रेट से भी काफ़ी कम रखी गई है। कोई भी क्वेरी है तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, उससे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएगी। अगर आप कोर्सेज की बात करते हैं तो नई दिल्ली में करोल बाग में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जो बच्चे 25 की तैयारी कर रहे हैं और 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं 2025 के बच्चों के लिए और 26 के बच्चों के लिए। सिमिलरली जो मुखर्जी नगर में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 2 स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जो कि UPSC का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 2024 के बच्चों के लिए और UP PCS का भी फाउंडेशन प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल करवाया जा रहा है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, प्लीज़ नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को ज़रूर रेफर कीजिएगा और उसके माध्यम से अपनी क्वेरी को फिल आउट कीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल फॉर्म जो कि आप भरेंगे, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकती है और आपकी तैयारी इमीडिएटली वहाँ से शुरू हो सकती है। ऑल राइट, सो जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है वो ये है कि जो ब्रिटिश जाइंट BP है उसके द्वारा बेसिकली ये अनाउंस किया गया है, वी आर गोइंग टू हॉल्ट ऑल शिपमेंट्स ऑफ ऑयल एंड गैस थ्रू द रेड सी after an increase in attacks on cargo ships by the Houthi militants in Yemen। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा that we are pausing shipping in the region indefinitely, मतलब कि हम लोग अब indefinite time तक यहाँ पे शिपिंग को रोकने वाले हैं। उन्होंने कहा because of a deteriorating security situation amid tensions in the Middle East। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बिकॉज ऑब्वियसली रास्ता यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। जो आपका पुराना रास्ता था वो तो ये वाला रास्ता ही था, दैट इज़ द केप ऑफ गुड होप वाला रूट, और जो आपका नया रास्ता था या फिर जो ऑल्टरनेटिव रूट था वो रूट था आपका सुएज कैनाल वाला रास्ता। ना यहाँ पर आपको लगते थे 14 दिन यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने में, लेकिन केप ऑफ गुड होप के माध्यम से आपको 23 से 24 दिन लग जाते थे। लेकिन अब जो कंपनीज हैं या फिर जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं वो अब सुएज कैनाल के थ्रू नहीं जाएंगी और वो अब ये बड़े वाला रूट को फॉलो करेंगी बिकॉज सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते ये सब देखने को मिल रहा है।
ये चीज अभी से देखने को नहीं मिल रही है। दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस मिड नवंबर। इनके द्वारा जो अटैक्स करे गए हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं। कुछ कुछ केसेस में हुथीज ने क्या किया है कि जो मर्चेंट टैंकर्स हैं उनको बोर्ड कर लिया है, फिर वहां पर उनको डराया धमकाया, वो वाली टैक्टिक्स को अपनाया है। कुछ कुछ कार्गो शिप्स को इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स से टारगेट किया है, और एक केस में तो इनके द्वारा एक शिप थी जिसको कि हाईजैक ही कर लिया गया था। ये मिड नवंबर की बात है, जब गैलेक्सी लीडर के नाम से एक टैंकर था जिसको कि सक्सेसफुली हाईजैक ही करवा लिया गया था। नाउ ये सब होने के बाद अगर वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिनके जो शिपिंग कंटेनर वाली कंपनीज थी, आपने नाम सुन रखा होगा मायर्स्क का, आपने नाम शायद सुन रखा होगा MSC का, इन सभी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि या तो हम लोग ट्रैफिक को इस रास्ते से हॉल्ट करेंगे या फिर हम लोग हमारे पूरे के पूरे ट्रैफिक को रीराउट करेंगे। और इन्होंने कहा था कि हम लोग डेफिनेटली इस रास्ते के थ्रू अब से नहीं जाने वाले हैं जब तक कि ये जो हुथीज के अटैक्स हैं ये यहाँ पे सॉर्ट नहीं हो जाते। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये हुथीज हैं कौन। देखिए, आपने येमेन के बारे में सुना होगा। येमेन जो कि वेस्ट एशिया में आपको कंट्री देखने को मिलती है, उसके बिल्कुल सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस इज़ द कंट्री ऑफ येमेन। येमेन का जो वेस्टर्न एरिया है, ये वाला जो एरिया है येमेन का वेस्टर्न एरिया, दिस इज़ द पार्ट जो कि हुथीज के द्वारा कंट्रोल किया गया है। हुथीज कौन है? ये हुथीज जो है ये येमेन में दिखने वाले एक विद्रोह समूह है, एक रेबेल ग्रुप है जो कि उस पार्ट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये मैप आपको दिखाया गया है। दिस इज़ द पार्ट जो कि बेसिकली येमेन में हुथीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नाउ ये जो हुथीज हैं, इनका एजेंडा यहाँ पर क्या है? जब इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर अटैक्स करने शुरू करवाए गए थे, उसी टाइम पे हुथीज ने कहा था कि और कोई भले हमारे साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग जाकर के हमास की हेल्प करने वाले हैं। और इसीलिए इन लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट एक तरीके से युद्ध को डिक्लेयर कर दिया था। दिस इज द एरिया जो कि इनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। दिस इज द एरिया जिसको ये लोग कंट्रोल करते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये असल में बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है। इस मैप को ध्यान से देखिए। असल में दिस इज द पार्ट जहां पे इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रेड सी का ये एंट्री पॉइंट बना हुआ है। कोई भी शिप जो कि यहाँ से इधर को आने का प्रयास करती है, कोई भी शिप जो कि यहाँ से इधर को आने का प्रयास करती है, ये यहीं पर उसके ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। तो इनके पास जो लोकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसको सदर्न रेड सी का पार्ट कहा जाता है। और इसीलिए जस्ट बिकॉज ये सदर्न रेड सी में देखने को मिलती है, इसीलिए इनकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर ट्रेड को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। रेड सी वैसे भी आपको मालूम होगा कि दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एक डेंसली पैक्ड शिपिंग चैनल माना जाता है। यहाँ से बहुत सारे यहाँ से शिप्स आते हैं जो कि अल्टीमेटली सुएज कैनाल के थ्रू पास होते हैं। उसके बाद यहाँ से भी बहुत सारे शिप्स आते हैं जो कि सुएज कैनाल के थ्रू पास होने के बाद रेड सी के थ्रू पास होते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक डेंसली पैक्ड और डेंसली यूज्ड एरिया माना जाता है। और यहीं पर बिकॉज अब ये लोग इनके पास जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देख पाएंगे। दिस इज द एरिया ऑफ बबल एल मंदेब, जो कि बबल एल मंदेब की स्ट्रेट आती है। सो ये बबल एल मंदेब की स्ट्रेट के पास में ही इनके पास जो है वो कंट्रोल है, और यहीं पर ये लोग शिप्स को रोक लेते हैं। दिस इज द रीज़न कि ये वाला जो इशू है ये इतना बड़ा बन चुका है कि एक छोटा सा रेबेल ग्रुप, बहुत बड़ा इनका ग्रुप नहीं है, लेकिन उसने से ग्रुप ने इतने बड़े लेवल पे ट्रेड को रोक रखा है। यहाँ पर आप देखिए कि डिसरप्शन क्या क्या देखने को मिला है। 7 आउट ऑफ 10 बिगेस्ट शिपिंग कंपनीज इन्होंने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। सेकेंड चीज़ क्या देखने को मिली है कि जो कंपनीज जो कि यहाँ से गुजर भी रही हैं, जो भी शिपिंग कंपनीज यहाँ से गुजर रही हैं, शिपिंग में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है अपने सामान का, बिकॉज एक हाई वैल्यू का सामान आपके उसमें जा रहा है। तो इंश्योरेंस रिस्क के जो प्रीमियम्स हैं वो भी बढ़ने लग चुके हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो मान लीजिए 0.07% पे था ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द शिप, लेकिन अभी वो 0.5% से लेके 0.7% पे पहुंच चुका है। सीधा सीधा आप लोग देख लीजिए कि 10 टाइम्स का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जब इंश्योरेंस का पैसा बढ़ रहा है, प्रीमियम का पैसा बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ से गुजरने का जो फ्रेट है वो बढ़ जाता है, और फिर जब फ्रेट बढ़ जाता है तो जो सामान है वो भी कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो भी काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अब ऑयल और गैस जैसी चीज़ें जो कि पहले यहाँ से जाती थी अब वो नहीं जाएंगी, तो उनके दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आगे जा कर के एक आम आदमी को, एक कंज्यूमर को पड़ सकता है
कि ऑयल और गैस के प्राइसेस भी अब फाइनली इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर आप इन जनरल देखें, सो ऑयल और गैस के प्राइसेस तो अब बढ़ने वाले हैं बिकॉज बीपी के द्वारा अपनी शिपमेंट्स को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इन जनरल क्योंकि बाकी भी बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स के द्वारा ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया है, तो जो बाकी की चीज़ें हैं उनके भी दाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया के केस में क्या हुआ है कि देखिए अब यहाँ पर इसी वाले इमेज को दोबारा से देखेंगे। ये वाले इमेज में इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो यहाँ से मुंद्रा से और मुंबई से होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये सारा का सारा जो एक्सपोर्ट था वो हम लोग राउट कर रहे थे फ्रॉम दिस पार्ट यूजिंग द सुएज कैनाल, लेकिन अब वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से करेंगे और वो यहाँ से होते हुए अल्टीमेटली यूरोप को एंटर करेगा। सो बेसिकली क्या होने वाला है कि इंडिया का जो टाइम था, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स का टाइम था, वो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। पहले कहाँ 14-15 दिन लगते थे, लेकिन अब जो है वो हमें 23, 24, 25 दिन के आसपास लग सकते हैं। जब समय ज़्यादा लगेगा और जब डिस्टेंस भी लंबा है तो फ्रेट रेट्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से इस रास्ते से होने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग $200 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट्स है। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। इंडिया के आप ये मान लीजिए बहुत ही मेजर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो है वो यूरोप की तरफ, उसके बाद इधर भी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो आप देखिए, विद द सुएज कैनाल बिकमिंग अनयूजेबल, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सभी के ऊपर हमें अफेक्ट देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज़ हाउ ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये इंडिया को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस सिचुएशन का सॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, बिकॉज ये हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को और ग्लोबल ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको डेमो क्लासेस भी मिलती हैं फ्री में, उसके साथ में आपको फ्री मैगजीन्स, लाइब्रेरी एक्सेस और वाईफाई एक्सेस मिलता है। उसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस, एजुकेटेड डाउट सेशंस भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को ज़रूर फिल आउट कीजिएगा सो दैट हमारी टीम आपसे रीच आउट कर सके और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।